Hello friends, welcome back to our channel, and in this video we are going to continue DPSP part 2. We will try to finish DPSP in this video, and we will try to finish fundamental duties also in this video itself. Okay, let's start then. एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने अभी तक कर लिया है। 1 से 4 आर्टिकल्स, 1 से 4 जो आर्टिकल्स हैं वो स्टेट्स एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, देन 5 से 11 बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, 12 बात करता है, 12 डिफाइन करता है स्टेट को। देन 13 जुडिशियल रिव्यू। माई सोल मोटिव टू डू दिस बिफोर एवरी लेक्चर दैट आई टेक इज़ ताकि आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आप रिवाइज करने का ट्राई करें। मेरे लिखने से पहले आप अपने माइंड में सोचें कि अब 14 to 18 किस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। देन 19 to 22 राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ तो आर्टिकल 21 है। देन 23 and 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, देन 25 से 28 बात करते हैं रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। ठीक है, 29 and 30 बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम के बारे में। ठीक है, 31 हमें पता है अब फंडामेंटल राइट नहीं है। 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन F एंड आर्टिकल 31 को एबॉलिश करके 300 सबसेक्शन A लाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, 32 बात करता है 5 रिट्स के बारे में। 33 बात करता है आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 34th बात करता है मार्शल लॉ के बारे में। ठीक है, 35th 6 आर्टिकल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, वो कौन कौन से थे? 16, 17, 23, 32, 33, 34। ठीक है, इनके ऊपर अगर कोई लॉ लेके आना है तो वो भी पार्लियामेंट लेके आएगी, और अगर कोई पनिशमेंट को डिसाइड करना है तो वो भी पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा। ठीक है, ये 35 तक थे। देन हमने कल स्टार्ट किया था 36 से, 36 DPSP। ठीक है, तो इसके अंदर भी स्टेट की डेफिनेशन आई थी सबसे पहले। देन 37 में ये बात हुई थी कि DPSP आर फंडामेंटल, DPSPs आर फंडामेंटल in the governance of the country। ठीक है, देन 38 बात करता है सोशलिस्ट फीचर था जस्ट, और वो बात करता है जस्टिस। 3 टाइप के जस्टिस के बारे में बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऑलराइट, देन 39th बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में। (39A) ऐड किया गया था, और इसके अंदर फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, और हमने नालसा अथॉरिटी के बारे में भी स्टडी किया था, नेशनल
लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, इसके बारे में हम जुडिशरी में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देन आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, याद है ना विलेज पंचायत, ये गांधीयन प्रिंसिपल एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड भी किया गया था, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 41 बात करता है राइट टू वर्क के बारे में, ठीक है। 41A 42 देन बात करता है मैटरनिटी रिलीफ के बारे में, ठीक है। आई थिंक 42 तक ही किए थे, नहीं 42 देन 43 भी किया था। ये लिविंग, हमने इसमें लिविंग वेजेस से रिलेटेड इसके अंदर है, ठीक है। 43A भी था पार्टिसिपेशन, ऑफ वर्कर्स, ठीक है। 43B जो है वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें ऐड की गई हैं वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई है, ठीक है, 2001। ये आपको याद रखना है, कुछ इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। 97th कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो भी जहाँ पे भी बात आएगी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है। एजुकेशन से रिलेटेड कहीं पे भी बात आएगी तो आपको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, ठीक है। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में चेंजेस लाए गए थे, ठीक है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1 से 43B तक कर चुके हैं हम, ठीक है। अब हम 44 से स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर। तो 44 एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि वहाँ पे कोई रिलीजियस जो लॉज होते हैं उनको एबॉलिश कर देना, ठीक है। स्टेट के लॉ ही प्रिवेल करेंगे और रिलीजियस जो लॉज होते हैं उनको एंटायरली एबॉलिश कर देना। जैसे कि 3 तलाक एक रिलीजियस लॉ था ना पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसे क्वैश कर दिया गया, लेकिन इट यूज्ड टू बी अ रिलीजियस लॉ, ठीक है। तो इन ऐसे सारे रिलीजियस लॉज को एबॉलिश करके जो एक स्टेट का लॉ बनाया जाता है उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। इसे लास्ट स्लाइड में हम इसे लास्ट स्लाइड में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। 45th आर्टिकल, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 years, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बात आई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आए होंगे तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से आए होंगे, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आए होंगे, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और ये सेम एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी चेंजेस लेके आएगा और ये सेम एक्ट फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस लेके आया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आज ही करने वाले हैं। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 चेंज्ड द टेक्स्ट टू अंटिल द एज ऑफ 6 years बिफोर। जो इसके अंदर पहले प्रावधान था वो 14 साल तक के बच्चों के लिए था, लेकिन अब 6 साल तक के चिल्ड्रन के लिए ही किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 6 से 14 तक के 14 years old तक के जितने भी बच्चे हैं
अब वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ चुका है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आर्टिकल 21A, ठीक है, इसके अंडर आ चुका है अब। तो 6 साल तक के बच्चों के की स्टडी का जिम्मा स्टेट के ऊपर है, DPSP में, ठीक है, और 6 साल के बाद जितने भी बच्चे हैं उनकी स्टडी का जिम्मा फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स है, उसे लेके हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट, एलिमेंट्री जो एजुकेशन थी उसे फंडामेंटल राइट बना दिया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ही, जिसके बारे में हमने अभी बात की। आर्टिकल 46 जो है गांधीयन प्रिंसिपल है, टू प्रोमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है, इसलिए ये गांधीयन प्रिंसिपल है। सिंपल लिविंग, ठीक है, सिंपल लिविंग, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है। एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये 46 के अंदर बात की जाती है इसके बारे में। 47th जो है वो सोशलिस्ट है और गांधीयन भी है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बढ़ाने के लिए लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेट को लो बनाते समय इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट है वो है प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जो जितने भी लिकर की वो हैं तो इन्हें प्रोहिबिट करना चाहिए, ठीक है, इसी पॉइंट के लिए ये गांधीयन है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है तो ये सोशलिस्ट इसका फीचर है 47th आर्टिकल का, ठीक है। 48th ये गांधीयन है एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ठीक है, ये हमारे DPSP में गिवन है, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काव्स, ठीक है, काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ठीक है, ये 48th आर्टिकल इसके बारे में बात करता है और इसीलिए ये गांधीयन है, इसीलिए गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है, बिकॉज इट प्रोहिबिट्स द स्लॉटर ऑफ काव्स एंड टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, ये भी 48th आर्टिकल के अंडर ही है। 48A के अंदर क्या बात की गई है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट हमें प्रोटेक्ट करना है, मतलब स्टेट को कोई भी लॉ लाने से पहले, एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड इट वॉज एडिड अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। 49 बात करता है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट हैं जो कि हमारी नेशन की धरोहर है, उन्हें हमें बचाना है, ठीक है। तो ऐसे प्रावधान लाने की कोशिश करनी चाहिए स्टेट को जब भी वो कोई लॉ लेके आती है, ऑलराइट। आर्टिकल 50 बात करता है टू सेपरेट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा न्यूज़पेपर रीड करते हुए ये पढ़ेंगे कि हमारे आर्टिकल 50 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए प्रावधान है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, ट्रीटीज एंड ऑब्लिगेशंस, टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, तो ये हमारे 51 के अंडर है, ठीक है। तो ये थे हमारे DPSPs। देखो यार, ट्रिक तो मेरे पास भी है इन्हें याद करने की, मैं ट्रिक बता सकता हूँ आपको, बट आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ही मिलेंगे उससे आपको, ठीक है। क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं आता है कि 49th के अंदर क्या है, 50th के अंडर क्या है, ठीक है। आप इन सारी ट्रिक्स से बस ये याद कर सकते हैं कि 49th का मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है, प्लेसेस से रिलेटेड है, लेकिन जो आपको इन डेप्थ जो स्टडी की कराई जा रही है इन स्लाइड्स के थ्रू, आपको ये सब कुछ याद रखना है। तो
आपको यही प्रिफर करना चाहिए कि ट्रिक्स के पीछे ना भागा जाए और इन डेप्थ स्टडी की जाए, और टाइम टू टाइम अगर आप रिवाइज करेंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट, ठीक है, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट दीज थिंग्स सो दैट यू कैन मेमोराइज दम ईजिली। अब इनके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, जैसे ये नॉन जस्टिसेबल है ना, हमने देखा आर्टिकल 32 या फिर 226 के अंडर हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनकन्सिस्टेंट फिलासफी है, नॉन लॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो ये इनके क्रिटिसिज्म है। वाइटल इकोनॉमिक इश्यूज आर गिवन द सेम स्टेटस एज सेंटिमेंटल इश्यूज। अब जो वाइटल इकोनॉमिक स्टेटसेस हैं, जैसे हमने देखा इक्वालिटी के लिए, सोशल इक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है इनकम में उसे कम करना, ऐसे ऐसे जो इश्यूज हैं उन्हें भी सेम स्टेटस दिया गया है सेंटिमेंटल इश्यूज के साथ, ठीक है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। आउटडेटेड फॉर द 21st सेंचुरी, ये आउटडेट हो चुके हैं। कैन क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, इफ सेंटर डायरेक्ट्स द स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ DPSP एंड द स्टेट डजंट, द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी डिसमिस्ड, ठीक है। यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि अगर सेंटर डायरेक्ट करता है किसी स्टेट को DPSP इम्प्लीमेंट करने के लिए, और अगर DPSP स्टेट के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो स्टेट गवर्नमेंट कैन बी डिसमिस्ड, ठीक है। तो ये एक कन्फ्लिक्ट है। सिमिलर कन्फ्लिक्ट कैन अकर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड PM, द गवर्नर एंड CM, ठीक है। ये सेम कन्फ्लिक्ट इनके बीच में भी आ सकता है। अगर प्रेसिडेंट बोलता है PM को करने के लिए, इन DPSPs लागू करने के लिए नहीं की जाती है, तो इन दोनों के बीच में भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है। एंड सेम गोज विद गवर्नर एंड CM, इनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इम्प्लीमेंट करने के लिए DPSPs को लेजिस्लेशंस की ज़रूरत होती है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। थ्रू 5 years प्लान, 5 जो पंचवर्षीय योजना आती हैं उनके थ्रू इन्हें इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जाती है। एम्ड टुवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, ठीक है, ये 39th आर्टिकल है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। तो ये 5 year प्लान्स जो होते हैं उनमें ये बातें, उनके अंदर ये बातें जो है ट्राई की जाती हैं लागू करने के लिए। थ्रू लॉज के थ्रू भी लाया जाता है, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। आर्टिकल 39 है, इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। इसके लिए एक लॉ लाया गया था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ठीक है, जो ये देखता था कि महिलाओं को और पुरुषों को सेम काम का सेम वेतन ही दिया जाए, इस लॉ के अंडर देखा जाता था। आर्टिकल 42, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड ये लॉ लेके आई थी सरकार, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है। और इसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। आर्टिकल 40 रिलेटेड है विलेज पंचायत, और इसे लागू कराने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया था। ऑलराइट, अब कुछ अदर डायरेक्टिव्स भी हैं जो DPSP से अलग हैं, जो DPSP में नहीं है, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 335, इट क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज, ठीक है। आर्टिकल 350A बात करता है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। 351 बात करता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल नॉन फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 265, नो टैक्स शैल बी लिवाइड। जब तक के ये 265 के अंडर ये एक्ट पास ना कराया जाए पार्लियामेंट से, तब तक जो गवर्नमेंट है वो टैक्स नहीं वसूल सकती है। 300A हम देख चुके हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 301 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से रिलेटेड है। 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर। और 325 इलेक्टरल रोल से किसी का भी नाम हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। किसी मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी किसी प्रकार की, ठीक है।
और 266 मैंने आपको बताया था कौन कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक एंड 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये 267 था। 266 पब्लिक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों अकाउंट 266 के अंडर आते हैं। एंड 267 बात करता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस के अंदर, इसके अंदर जो अमाउंट होता है वो यूज़ किया जाता है अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिलेट करेंगे तो ज़्यादा जो है जल्दी याद हो जाएंगी और अच्छे से रिटेन कर पाएंगे आप इन सब इन्फॉर्मेशन को। ऑलराइट, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 44, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वाई वी नीड इट, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है। पहले तो इसके बारे में देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, फिर हम देखेंगे कि वाई वी डोंट नीड इट, ठीक है। तो इसके अंदर पहला जो पॉइंट होगा, अ सेक्युलर रिपब्लिक, जो कि हमारी कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर रिपब्लिक, नीड्स अ कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स रादर देन डिफरेंशिएटेड रूल्स बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर रिपब्लिक है एंड इट नीड्स अ कॉमन लॉ। एक कॉमन लॉ चाहती है ये, जो कि सब सिटीजन्स के लिए सेम हो, और जो डिफरेंशिएटेड रूल्स हैं बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो बंद हो सकें। जैसे आपने सुना होगा म्यूटिलेशन ऑफ जेनिटल्स, ठीक है। ये प्रैक्टिस कई सारे रिलीजन्स में फॉलो की जाती है अभी भी, ठीक है। और ये इसे सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल, इसे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी हनन करती है। आर्टिकल 21 का, टू बी प्रिसाइज, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स आपके मेंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। जेंडर जस्टिस, द राइट्स ऑफ वुमेन आर जनरली लिमिटेड अंडर रिलीजियस लॉ, बी इट हिंदू और मुस्लिम, एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक। अब जो जेंडर जस्टिस है वो नहीं मिल पाता है अगर रिलीजियस लॉज जो है प्रिवेल करते हैं। अगर रिलीजियस लॉज को माना जा रहा है किसी कम्युनिटी में, तो वहाँ पे जनरली देखा गया है कि जो वुमेन है वहाँ की, वो दे जनरली लिमिटेड अंडर रिलीजियस लॉज, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये तो बस एक एग्जांपल है ट्रिपल तलाक। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो उन सबको हटा के अगर जेंडर जस्टिस की तरफ हमें जाना है तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। मैनी प्रैक्टिसेस गवर्न्ड बाय रिलीजियस ट्रेडिशंस आर एट ऑड्स विद फंडामेंटल राइट्स। अभी मैंने आपको बताया जेनिटल म्यूटिलेशन की जो प्रैक्टिस है ये भी फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट का हनन करती है, आर्टिकल 21 का। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2018 में, 2018 का केस है, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनी प्रैक्टिसेस गवर्न्ड बाय रिलीजियस ट्रेडिशंस आर एट ऑड्स विद फंडामेंटल राइट्स, इसलिए भी हमें यूसीसी की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शाहबानो केस के अंदर जजमेंट दी थी कि गवर्नमेंट शुड मूव टुवार्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं इसके फेवर में। अब इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सेक्युलरिज्म कांट कंट्राडिक्ट द प्लूरैलिटी प्रेवलेंट इन द कंट्री। अब सेक्युलरिज्म जो है प्लूरैलिटी और डाइवर्सिटी हमारी कंट्री की उसे छुपा नहीं सकता है, ठीक है। हम सबको पता है कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। बिसाइड्स cultural diversity can't be compromised to the extent that an urge for uniformity itself becomes a reason for the threat to the territorial integrity। इसके अंदर ये बात की जा रही है कि जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसे इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को थ्रेट पहुंच जाए, ठीक है। इसके बारे में ये बात की जा रही है इस पॉइंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डाइवर्सिटी बोथ रीजनल एंड रिलीजियस शुड नॉट गेट सबस्यूम्ड अंडर द लाउडर वॉइस ऑफ द मेजॉरिटी।
जो डाइवर्सिटी, जो रीजनल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी है, उनकी आवाज़ नहीं दबनी चाहिए मेजोरिटी की आवाज़ में, वॉइस ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है। एट द सेम टाइम डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस विद इन अ रिलीजन शुड नॉट हाइड बिहाइंड द क्लॉक ऑफ द फेथ टू गेन लेजिटिमेसी। एंड एट द सेम टाइम जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, रिलीजियस लॉज की, वो रिलीजन का चोला पहन के नहीं छुप सकती हैं, ठीक है। उन्हें भी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है अगर हम ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लागू किया जाए। ऑलराइट, तो इसके ऊपर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मेंस में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन यूज़ दीज लाइन्स, और यू कैन यूज़ दीज लाइन्स इन योर एसे पेपर एज वेल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है इसे अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 4A है, पार्ट 4A। तो इसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया? इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 51 तक हम पढ़ चुके हैं और ये 51A है। इसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पहले 10 थी ओरिजिनली, देन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे एक और ऐड की गई इसमें, एंड देन अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और अब यहाँ पे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एजुकेशन से रिलेटेड ही चेंज लाया होगा, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ दे आर कोरिलेटिव, इनसेपरेबल। ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट, DPSP। अब राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता और ये कोरिलेटिव है, ठीक है। और जो स्टेट की कुछ ड्यूटीज़ हैं वो हैं DPSP, ये स्टेट की ड्यूटीज़ हैं। ऑलराइट, एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय USSR, जो कि अब जिसे हम रशिया के नाम से जानते हैं। 1991 में बाइफर्केशन हुआ था, कई सारी कंट्रीज़ USSR से अलग हो गई थी, लेकिन जो मेजर पार्ट है उसे हम रशिया के नाम से जानते हैं उस कंट्री को, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल, यू कांट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑलराइट, पार्लियामेंट कैन एनफोर्स देम विद लेजिस्लेशन। अब स्वर्ण सिंह कमेटी बैठाई गई 1976 में टू मेक रिकमेंडेशंस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, कुछ एक्सेप्ट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ एक्सेप्ट नहीं किए गए। तो एक्सेप्ट जो किए गए वो थे ये कि पार्ट 4A एडिट किया जाएगा कंटेनिंग आर्टिकल 51A। पार्ट 4A ऐड किया जाएगा जिसके अंदर होगा आर्टिकल 51A, एंड इट सजेस्टेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़, मोस्ट ऑफ विच वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ सजेस्ट की थी, जिसमें से काफ़ी जो है मानी गई थी, और उसके साथ बाकी भी ऐड की गई, और 10 टोटल ऐड की गई थी। जो एक्सेप्ट नहीं हुई, पेनल्टी, इसने इस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हनन पे पेनल्टी लगनी चाहिए, यानी कि पनिशमेंट फॉर नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू। ड्यूटी टू पे टैक्सेस अ फंडामेंटल ड्यूटी, टैक्स पे करना एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया जाए, ये भी इसकी रिकमेंडेशन थी, लेकिन इसे भी रिजेक्ट कर दिया। राइट, अब ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इट शैल बी द ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स डील्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट। ऑलराइट, दिस इज़ आवर फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। To cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom, ठीक है। नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये है हमारी सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी। फर्स्ट के अंदर बात, मोटी मोटी बात की जा रही है नेशनल फ्लैग के बारे में, नेशनल एंथम के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ऑलराइट, सेकंड के अंदर बात की जा रही है मेनली नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के बारे में। अब थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ किस बारे में बात करता है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस
व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। फिफ्थ किस बारे में बात करता है? टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर ब्रदरहुड से बात की, ब्रदरहुड के बारे में बात की जा रही है। आपको ये रटनी नहीं है, यू डोंट नीड टू मग अप ऑल दीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। बस आपको रीड करनी है अच्छे से, और ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखना है। आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे जब 4 ऑप्शंस आएंगे, तो बहुत ही ईजिली आप एलिमिनेट कर लेंगे 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, तो आप खुद इस रीड कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद हो ही गई होगी अब तक तो। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। बस आप एक बार अच्छे से इन्हें रीड कर लीजिए, मगअप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टडी करेंगे तब आप खुद देखेंगे कि इन्हें रटने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो दैट वाज इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो डू लाइक देम, शेयर देम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।